नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार वैसे अधिकारियों से पूरी जनता को मिलाना चाहते हैं जिनका उद्देश्य जनता की सेवा था और जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, अपने पद को देखते हुए आम जनता के बीच सड़क पर भी उतरे। ऐसे ही हमारे साथ आज दरभंगा की पूरी तमाम जनता, मिथिलांचल की जनता को हम मिला रहे हैं विकास वैभव जी से। इनके नाम तो सभी प्रचलित हैं। पहले दरभंगा में भी एसएसपी थे, अभी गृह विभाग में पटना में विशेष सचिव के रूप में है। विकास वैभव जी, आपका स्वागत है जी। हम याद दिलाना चाहते हैं वो क्षण जब विकास वैभव जी दरभंगा पहुंचे थे रोहतास से। उस समय जनता दरबार की जब शुरुआत होती थी तो उनके फ़ोन कॉल से ही जनता की समस्या का जब समाधान होने लगा। अब दरभंगा पहुंचे थे कि अलग था रोहतास से दरभंगा की ओर, वहाँ की मेंटेलिटी, वहाँ की सोच, वहाँ की परंपरा, कैसा अनुभव किए रोहतास और दरभंगा के बीच में आने के बाद? देखिए, दरभंगा मेरे लिए बड़ा परिचित स्थान इसलिए था क्योंकि बचपन से सुनता आया हूँ। दरभंगा में ही मेरा जन्म हुआ था, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही मेरा जन्म समय हुआ था और दरभंगा के बारे में कुछ ना कुछ, चूँकि मिथिलांचल का ही रहने वाला हूँ, तो सुनता रहता था। जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई तो मन में एक बहुत प्रसन्नता का भाव भी था कि जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ हो वहीं आप एसपी के रूप में योगदान दें। लेकिन मनोस्थिति कुछ ऐसी थी कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से उग्रवाद के विरुद्ध एक लड़ाई चल रही थी। लड़ाई ऐसी चल रही थी जिसमें कई पल ऐसे भी आए जब ऐसा भी लगा कि प्राण संकट में है और बहुत नज़दीक से गोलियां चली, अनेक चीज़ें हुई। एक बड़ा भयानक संघर्ष ऐसा चला जिसने मनोदिशा को बदल दिया। हमेशा ऐसा लगता है कोई शत्रु आपके सामने खड़ा हो, कोई मिलने आ रहा हो तो उसको भी आप कहीं ना कहीं एक संदेह की दृष्टि से देखते थे। हर चीज़ में एक संदेह है। तो उग्रवादी क्षेत्र में जो आप कार्य करते हैं तो इस प्रकार के एक संदेह, हर चीज़ को एक संदेह की दृष्टि से देखना, मार्ग में चल रहे हों तो लगता है कि लैंडमाइन लगे होंगे। उससे जब दरभंगा आए थे बिल्कुल परिवर्तन था। दरभंगा में बिल्कुल उस प्रकार का कोई भय नहीं था, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था कि मनोदिशा तो वही थी। तो शुरू में आपको याद होगा जब हम लोगों ने वो प्रारंभ किया था कि जो कार्यालय में मिलने आएंगे उनकी फ्रिस्किंग होगी। तो इसका मीडिया में बड़ा विरोध हुआ था कि भैया हमने कहा कि जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आश्वस्त हैं, उसकी फ्रिस्किंग नहीं करनी है। तो समझाया गया फ्रिस्किंग वैसे व्यक्तियों की ही करनी है जो संदिग्ध हैं। क्योंकि जब रोहतास में थे तो उस समय थ्रेट आए थे, नक्सलियों द्वारा पर्चे लगाए गए थे कि फांसी दी जाएगी जन अदालत में, और इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी जिसमें ऐसा सरकार से भी इस प्रकार के डायरेक्शंस मिले थे कि अपनी सुरक्षा को आप बढ़ा दीजिए। तो उसके बाद दरभंगा जब आए तो वो चीज़ें थोड़ी अटपटी लगने लगी लोगों को। फिर मैंने भी समझा कि हाँ, इसमें कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से किया। तो मनोदिशा में परिवर्तन था, लेकिन दरभंगा अपरिचित नहीं था। आते ही मन बहुत पसंद था। एक चीज़ आपने जब वहाँ गौर किया होगा कर, वहाँ की जो पद्धति थी अपराधियों को, जनता की सुरक्षित रखने के लिए आपने सबसे पहले खुद बस चलाते हुए आपने बस सेवा दिया था कि बस स्टैंड में रात में 10 बजे के बाद अगर उतरते हैं तो उनके घर तक सुरक्षित पहुँचे, जो हमें लगता है कि साधारण कोई IPS अधिकारी या फिर इस तरह नहीं सोचते हैं जैसे आपने सोचा। ये किस कंसेप्ट से आपने किया? देखिए, बिहार में जब मैं पुलिस में आया था उससे पहले की जो सोच थी कि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी कुछ सकारात्मक परिवर्तन मैं इस प्रकार का करूं जिससे आम जनता में भय का माहौल समाप्त हो। बगहा में पोस्टिंग हुई, डकैतों का आतंक था, उग्रवादियों का आतंक था। जनता को जोड़ते हुए, इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस क्षेत्र के भविष्य को बदलने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चीज़ें बदल गई। रोहतास गए तो वहाँ भी उग्रवाद की बड़ी भीषण समस्या थी। रोहतास किले पर ध्वजारोहण नहीं हुआ था कई वर्षों से, काले झंडे लहराया करते थे। पहाड़ी की स्थिति विकट थी, हर वर्ष कितने पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे, किसी को उस प्रकार की सुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब जनता से हम लोग जुड़े, चीज़ें बदली। प्रयास वही रहा कि भय का माहौल समाप्त हो। जिस समय दरभंगा पहुंचा था उस समय आम जनता के मन में एक इस प्रकार का भय था कि रात्रि काल में बड़े अपराध होते हैं। जो लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो घर आने के क्रम में लूटपाट होती है। और जिस समय मैंने ज्वाइन की तो उसी समय एक घटना भी घटी थी। तो ये अनुभव मेरा पहले था। सासाराम और डेहरी में इस प्रकार के बसेज हम लोगों ने चलाए थे जिसमें लोग रात में सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे। वहाँ भी इस प्रकार की समस्या थी। और जब मैंने देखा दरभंगा में भी ऐसी समस्या है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो करना था नहीं। पुलिस लाइन में बस खड़ी रहती थी, उसमें हम लोगों ने फोर्स दिया और रात्रि गश्ती वैसे भी करनी थी। तो बस के माध्यम से गश्ती भी हमारी हो रही थी और जो लोग जो बस का प्रयोग कर पा रहे थे वो तो सुरक्षित थे ही थे, लेकिन पुलिस की आवाजाही रात में उस बहाने शहर में हो रही थी, जिसके कारण आम नागरिकों में भी एक प्रकार का माहौल इस प्रकार का था कि रात में भी हम सुरक्षित हैं। तो छोटा सा प्रयास था। थाना का निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने वैसे दूरस्थ इलाकों में कुशेश्वर स्थान
और जहाँ जो सहरसा दरभंगा का बॉर्डर था, जहाँ क्राइम अधिक होती थी, आपने रात में भी वहाँ जाकर के किया। तो थाना के निरीक्षण का क्या महत्व होता है किसी भी थाना के लिए, क्योंकि थाना प्रभारी अपने स्तर से कार्य करते हैं, तो क्या महत्व होता है जिसको समझते हुए आपने किया था? देखिए, पुलिस की जो मेन इकाई तो थाना ही है। जितने वरीय पदाधिकारी हैं उनका कार्य यही है सुनिश्चित करना कि व्यक्ति जब थाना में जाए उसकी सुनी जाए, चीज़ें सार्थक हों, सकारात्मक हों। लेकिन तभी संभव है जब वरीय पुलिस पदाधिकारी भी समय समय पर थाना में जाएंगे, थाने के अंदर क्या समस्या है उसको समझेंगे, थाने में जितने लोग हैं चाहे चौकीदार ही क्यों ना हो उससे बात करेंगे। जब आप समझेंगे चीज़ों को तभी आप कुछ अच्छा योगदान आप दे पाएंगे। तो मैं तो जहाँ भी रहा था एसपी के रूप में, तो मैं तो अक्सर कई बार थाने में जाकर ही रात में सोया भी करता था। उससे बहुत सारी चीज़ें और पता चलती हैं कि सुबह किस प्रकार के लोग थाने में आते हैं, किस प्रकार का आचरण रहता है, और ये मैं करता रहा। तो दरभंगा में भी इस प्रकार का प्रयास मैंने किया। और जो सुदूर थाने थे सबसे पहला टारगेट वही होता है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों पर दृष्टि कम जाती है। तो वैसे क्षेत्रों में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता। मुझे याद स्मरण आता है, बगहा में हम थे तो एक थाना था जिसमें 45 बार नदी पार करके जाना पड़ता था, और फ़ोन भी वहाँ लगता नहीं था, उसमें वायरलेस भी अगर आंधी आई तो चला जाता था। तो जिस समय मैं थाना पर गया, उसका नाम था गुबरहिया थाना, तो एकाएक थोड़ी देर गेस्ट हाउस में रुके तो देखा कि 100-150 आदमी मेरे गेस्ट हाउस के पास नज़दीक में आ गए हैं। आते ही उन्होंने शिकायत की थाना प्रभारी की, और सारी शिकायतें सही पाई गई। तो एक कहानी है जो बड़ी लंबी कहानी है, पर उसका उद्देश्य यही बताने का कि जो सुदूर थाने थे यदि उसमें नहीं जाते हैं तो वहाँ से लोगों को आने में भी कष्ट होता है। उसमें उनका निरीक्षण सत्र में होना बड़ा आवश्यक है। और खासकर हम बता दें कि विकास वैभव जब दरभंगा में कार्य किया, उनका सभी क्षेत्रों में अपराध उस समय बहुत कम हो गए थे। कई अपराधी तो भाग भी गए थे जो बड़े अपराधी थे। लेकिन एक बात था कि आपने वहाँ पर साहित्यिक शब्द आपके मस्तिष्क में आने लगा और आप कुछ सोचने लगे, कुछ नेचुरल सोचने लगे, कुछ साहित्य पर सोचने लगे। वहाँ के छात्र छात्राओं के कैरियर के लिए मिथिला मंच न्यूज के साथ भी आपने मिलकर वहाँ कई बार कार्य किया। तो ये एक पुलिस अधिकारी के लिए कुछ अलग है, हालांकि आप खुद IITN हैं, तो लेकिन ये कुछ अलग कार्य होता है। तो कैसे? मिथिला का हूँ, मिथिला के क्षेत्र में था, तो नेचुरल है कि प्रेरणा तो जगेगी। तो उपनिषद मैंने पहले भी पढ़े थे, परंतु दरभंगा जब मैं रहा तो शाम में समय मिलता था, उपनिषदों को मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। और वही समय था जब याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी के संवाद और सभी संवादों की गहराई को मैंने समझने का प्रयास किया। और वही समय था, उसके बाद मेरा पुत्र हुआ, तो पुत्र का नाम भी मैंने याज्ञवल्क्य ही रखा, जिनकी भूमि दरभंगा को ही मानी जाती है। कहीं ना कहीं प्रेरणा वैसी जगी, वो आगे चलती गई। और उसके बाद निरंतर गतिमान है। उसके पहले तक क्षेत्रों में घूमते थे, फोटोग्राफी भी करते थे, लिखना मैंने प्रारंभ नहीं किया था। डायरी लिखता था, व्यक्तिगत लिखता था, लेकिन लोगों के साथ साझा करने की एक प्रकार का प्रयास करना मैंने 2013 से शुरू किया। वो असर कहीं ना कहीं दरभंगा का ही था। दरभंगा में कुछ समय सोचने में बीते, चिंतन में बीते, भविष्य में क्या करना चाहिए उस प्रकार के चिंतन में बीते। और NIA जब गया तो जो भी खाली समय मिला उसमें मैंने प्रयास किया कि उसको लिखना शुरू करूं, ताकि भावी पीढ़ियों तक भी जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो स्थायी रूप से उनको साझा होते रहे। आप जब NIA के लिए गए थे तो उस समय आपको लग रहा था कि एक अलग तरह का जॉब होगा, जो जिला स्तर का जॉब होता है वो, और NIA में पूरे देश के वैसे जो आतंकवादी थे उन लोगों की लिस्टिंग भी तैयार करके आपने कई जगह छापेमारी की, पटना से लेकर दरभंगा तक भी छापेमारी। तो एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में काफ़ी अनुभव होता है इस सब क्षेत्रों में कार्य करते हुए। तो आपको क्या लगता है कि ये अनुभव कुछ अलग था, और कैसे आपको पूरा NIA का जो 3.5 वर्ष का काल था, कैसे आपने उसको निभाया? देखिए, NIA जाने का पर्पज़ भी मेरा वही था कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं ग्रो करूं, चीज़ें मेरी अनुभव बढ़े, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से पुलिस कार्य करती है आतंकवादी घटनाओं में उसकी मेरी जानकारी हो। जब NIA पहुंचा तो संयोग देखिए दरभंगा से निकला था, और पहला जो मॉड्यूल उस समय चर्चा में था या जिसकी उस समय खोज हुई वो दरभंगा से ही संबंधित रही। तो अनुसंधान भी प्रारंभ में बिहार में ही ज़्यादा करने का अवसर मिला। और बिहार के जो लिंक्स थे वो लिंक्स वैसे थे जो पाकिस्तान में भी थे, अनेक देशों में थे, उनको भी गहराई से अध्ययन करते हुए उस पर कार्रवाई के लिए आवश्यक जो लीगल प्रोसेस हो सकता है उसको समझने का अवसर मिला। बहुत सारे ऐसे अवसर आए जिसमें विदेशों से भी आतंकवादी भारत लाए गए, उनसे पूछताछ हुई। जो सबसे बड़े उस समय के आतंकवादी थे उनको भी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का, गिरफ्तार करने का अवसर मिला। तो एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत चीज़ें मैंने सीखी। और उससे पहले तक जो दृष्टिकोण था एक जिले का था, जिले में अपराध किस प्रकार नियंत्रित हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आतंकवाद को भी नियंत्रित किया जा सकता है लीगल प्रोसेस से, वो चीज़ मैंने NIA में बहुत अच्छे से सीखी। और आज जहाँ भी हूँ तो इन्वेस्टिगेशन
का तरीका किस प्रकार से हो जो न्यायालय में आप देते हैं, जिसमें सजा मिल सके, उसमें क्या चुनौतियाँ होती हैं, उसको बहुत गहराई से सीखने का अवसर है।